स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं विषय हिंदी से पाठ पुरस्कार। इसको लिखे हैं जयशंकर प्रसाद जी। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर कीजिएगा। बहुत ही आसान और सरल तरीके से पूरा जो पाठ है समझने वाले हैं। वीडियो में आपको अंत तक बने रहना ताकि अच्छे से पूरा जो पाठ है आपको क्लियर हो जाए। सबसे पहले जीवन परिचय पढ़ते हैं जयशंकर प्रसाद जी का। चलिए, छायावाद के जन्मदाता एवं आधार स्तंभ श्री जयशंकर प्रसाद जी का जन्म संवत 1946 अर्थात सन 1889 ईस्वी को काशी में हुआ था। इनका जन्म हुआ था काशी में, सन है 1889। उनकी काव्य रचना भी प्रतिभा जन्मजात थी। वे बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे जिनका प्रमाण विविध विधाओं में सृजित उनकी साहित्यिक रचनाएं हैं। ये जो है बहुत अच्छे तरीके से अपनी रचनाएं किया करते थे। बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार यानी कि बहुत अच्छे तरीके से जो है अपनी साहित्यिक रचनाएं सृजन किया करते थे। वे हिंदी के प्रसिद्ध गीतकार भी थे। उनकी रचनाओं का मुख्य विषय प्रेम एवं आनंद रहा है। साथ ही प्रकृति चित्रण उनकी रचनाओं की महत्वपूर्ण विशेषता है। अपने रचनाओं में इनका जो मुख्य विषय रहता था, क्या रहता था? प्रेम और आनंद। साथ ही जो है जो प्राकृतिक जो चित्र हैं, जो प्राकृतिक जो पर्यावरणीय जो दृश्य हैं, उनका चित्रण अपनी रचनाओं में बहुत अच्छे तरीके से किया करते थे। तत्सम शब्दों की बहुलता उनकी भाषा में देखी जा सकती है। प्रतीकात्मकता तथा बिंब विधान उनकी शैली की विशिष्टता है। बहुत अच्छे तरीके से ये जो है उनको बखूबी अपनी रचनाओं में शामिल किया करते थे। छोटे छोटे वाक्यों में गंभीर भाव भरना, उनमें संगीत लय का विधान करना उनकी शैली को सरस, स्वाभाविक, प्रभावपूर्ण, ओजमय और चुटीली बनाता है। फिर है इनकी रचनाएं यदि हम देखें तो कामयानी, आंसू झरना, लहर, प्रेम पथिक, कानन कुसुम उनके प्रमुख काव्य हैं। ये सारे जो है इनके प्रमुख काव्य रहे हुए हैं। उन्होंने चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और अजातशत्रु नाटक लिखे हैं। ये जो है इनके नाटक हैं। उपन्यास में यदि हम कंगाल, तितली, इरावती के अतिरिक्त कहानी संग्रह के रूप में आंधी, प्रतिध्वनि, आकाशदीप और देवरथ भी इनको जो है रचना की हुई है। तो महाकाव्य कामयानी के कारण इनको प्रसिद्धि मिली। बहुत सारी इनको जो है प्रसिद्धि मिली। किसके कारण? महाकाव्य इनकी कामयानी के कारण। और हिंदी साहित्य का जगत इनका सदैव ऋणी रहेगा। तो ये था छोटा सा जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद जी का। चलिए अब पाठ की तरफ आगे बढ़ते हैं। बहुत ही बेहतरीन और पूरे सरल तरीके से पूरा पाठ जो है समझने वाले हैं। और यदि आपने पूरा वीडियो देख लिया तो कभी इस पाठ को जो है आप नहीं भूलेंगे। चलिए पढ़ते हैं। आर्द्र नक्षत्र, आकाश में काले काले बादलों की घुमड़, जिसमें देव दुदुम्भी का गंभीर घोट, प्राची का एक निभग्र कोने में स्वर्ण पुरुष झांकने लगा। देखने लगी महाराज की सवारी, शैलमाला के आंचल में समतल उर्वरा भूमि की से सेंध बांस उठ रही थी। नगर तोरण से जयघोष उठा, भीड़ में गजराज का चारमधारी झुंड उन्नति पड़ा, हर्ष और उल्लास का समुद्र हिलोर भरता हुआ आगे बढ़ने लगा। मतलब यहाँ पर इन सारी जो बातें इसमें लिखी गई है उनको हम पूरे सरल भाषा में जो है आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो इसका इन सारी जो पंक्तियां हैं उनका अर्थ ये है कि आकाश में जो है काले काले जो बादल हैं वो छाए हुए थे। और उस समय क्या निकल रहा था? एक जो राजा थे उनकी जो सवारी थी वो निकल रही थी। और राजा की सवारी को देखने के लिए जो जन समुदाय है, जो लोग हैं, उनकी भीड़ जो है जमा हो गई थी। सब लोग जो है क्या कर रहे थे? राजा की जो है जय जयकार कर रहे थे। हाथी, घोड़े, रथ वगैरह सारी जो चीजें हैं वो हो रही थी। और चारों तरफ क्या था? उत्साह, मतलब खुशी का माहौल था। अब खुशी का माहौल क्यों था उसको हम समझते हैं। प्रभात की हेम किरणों से अनुरंजित नन्ही नन्ही बूंदों का एक झोंका स्वर्ण मल्लिका के समान बरस पड़ा। मंगल सूचना से जनता हर्ष ध्वनि की। और उसी समय क्या होता है कि आकाश से जो बारिश है की बूंदें हैं वो बरस पड़ती है। और चारों तरफ जो जनता है वो इस हर्ष के जो समय है उसमें और भी क्या हो जाते हैं? हर्षित हो उठते हैं। मतलब बारिश होती है तो उस समय जो जनता है वो क्या कर रही थी? राजा की सवारी देखने के लिए आई हुई थी। तो जनता जब जैसे ही बारिश होती है तो जो सारे जो लोग हैं वो क्या हो जाते हैं? खुशी से झूम उठते हैं। तो ये रहा इसका अर्थ। व्याख्या। रथों, हाथियों और अश्वरोहियों की पंक्ति थी। दर्शकों की भीड़ कम न थी। गजराज बैठ गया, सीढ़ियों से महाराज उतरे। सौभाग्यवती और कुमारी सुंदरियों के दो दल, आम्र पल्लवों से सुशोभित मंगल कलश और फूल, कुमकुम तथा खीलों से भरे थाल मधुर गान करते आगे बढ़े। अब क्या होता है? जितने भी रथ, हाथी, घोड़े, जितने भी राजा की जो सवारी में आए हुए थे वो क्या होते हैं? पंक्तियों में खड़े हो जाते हैं। और दर्शक इतने थे कि वहां पर जो है जगह कम पड़ गई। मतलब बहुत सारे जो भीड़ है वो बहुत अधिक थी। अब क्या होता है? जो गजराज हैं, जो हाथी हैं, वो बैठ पड़ते हैं। और उस हाथी में कौन बैठे थे? महाराज बैठे थे।
तो जो महाराज हैं वो सीढ़ियों से जो है नीचे उतरते हैं हाथी से। अब क्या होता है, उसके जो स्वागत करने वाले जो कुमारियाँ थे, जो सुंदर जो उनकी दासियाँ थी, वो जो है हाथों में जो कलश फूल सारी जो चीज़ें हैं वो ले करके वहाँ पर आते हैं, और सारे जो लोग हैं बहुत अच्छे तरीके से इस खुशी के पर्व को मना रहे थे। ये पर्व क्या था, अब इसको समझते हैं। तो ये पर्व था, महाराज के मुख पर मधुर मुस्कान थी। पुरोहित वर्ग ने स्वसत्ययन किया। स्वर्ण रंजित हल की मूठ पकड़कर महाराज जूते हुए सुंदर बुट पुष्ट बैलों को चलने का संकेत दिया। बाजा बजने लगे। किशोर कुमारियों के खीलों और महर फूलों की वर्षा की। क्या होता है, महाराज जैसे ही उस हाथी से उतरते हैं तो जो पुरोहित होते हैं उनका क्या करते हैं, स्वागत करते हैं। उनको जो है महाराज का जो है स्वागत करते हैं। महाराज जो है बहुत खुश थे। अब क्या करते हैं, जो महाराज हैं वो हल पकड़ करके और जो बैल होते हैं उनको पकड़ करके जो है उनको खेत की तरफ जो है आगे बढ़ने लगते हैं। अब उसी समय जो है बाजे गाजे जो है बजने लगते हैं और जो महाराज हैं उन पर जो है फूलों की वर्षा की जाती है। अब क्या हो रहा है, कौशल का यह उत्सव प्रसिद्ध था। एक दिन के लिए महाराज को कृषक बनना पड़ता था। उस दिन इंद्र पूजन की धूमधाम होती, गोट होती। नगर निवासी उस पहाड़ी की भूमि आनंद मनाते। प्रतिवर्ष कृषि का यह महोत्सव उत्साह से संपन्न होता। दूसरे राज्य से युवक राजकुमार भी इस उत्सव में बड़े चाव से आकर के योग देते। ये सारी जो तैयारियां हैं क्यों हो रही थी दोस्तों, क्योंकि कौशल एक राज्य, उसमें क्या मनाया जाता था, एक दिन के लिए राजा को क्या बनना पड़ता था, किसान कृषक जो है बनना पड़ता था। तो हमने अभी ऊपर जितनी भी चीजें पढ़ी वो किस कारण से हो रही थी, इसी आयोजन के, इसी उत्सव के बारे में हम जो है आपको बता रहे थे कि उस दिन जो है राजा को क्या बनना पड़ता था, कृषक बनना पड़ता था, और वो जो है किसान बन करके खेतों में जो है जुताई करने के लिए जाते थे। तो इसी को यहाँ पर बताया जा रहा है। और सारा जो राज्य है, सारे जो नगर निवासी है बहुत ही क्या होते थे, खुश होते थे। उत्सव होता था उस दिन पूरे राज्य में। तो यहीं पर इसी प्रतिवर्ष जो ये जो कृषि का कार्य है, जिस दिन क्या किया जाता था, राजा को जो है किसान बनना पड़ता था, तो बहुत अच्छे तरीके से इसको जो है क्या किया जाता था, उत्सव को मनाया जाता था। और जो बाहर के जो दूसरे राज्य के जो लोग होते थे, जो राजकुमार होते थे, वो भी इस उत्सव में भाग लेने के लिए आते थे, इस उत्सव को देखने के लिए आते थे। आई होप आपको जो चीजें हैं वो समझ में आ रही होगी। चलिए पाठ आगे बढ़ते हैं। मगध का एक राजकुमार अरुण अपने रथ पर बैठा बड़े कुतूहल से यह दृश्य देख रहा था। बीजों का एक थाल लिए कुमारी मधुलिका महाराज के साथ थी। अब उसी राज्य मतलब पास के पड़ोसी राज्य क्या था, मगध, तो वहीं का जो एक राजकुमार अरुण नाम का, वो भी इस उत्सव में जो है कहाँ आया था, कौशल का जो उत्सव है उसको देखने के लिए आया था। कौन, अरुण नाम का एक राजकुमार जो कि मगध का राजकुमार था। तो वो भी इस उत्सव को जो है देखने के लिए आया रहता है। और महाराज के साथ एक कुमारी मधुलिका नाम की एक लड़की थी। तो वो जो है राजकुमार जो अरुण रहता है वो मधुलिका को देखता रहता है। बीज बोते हुए महाराज जब हाथ बढ़ाते तब मधुलिका उनके सामने थाल कर देती। यह खेत मधुलिका का था जो इस साल महाराज जी की खेती के लिए चुना गया था, इसलिए बीज देने के का सम्मान मधुलिका को ही मिला था। राजा जो है जिस खेत पर क्या कर रहे थे, अपना जो हल है वो चला रहे थे, वो खेत किसका था, मधुलिका का था। तो मधुलिका क्या करती थी, अपने हाथों में वो जो है राजा के साथ जो है साथ साथ चल रही थी। राजा जो है बैलों को जो है हल चला रहे थे, बैलों के साथ उस खेत में जो है हल चला रहे थे। तो जो मधुलिका है वो क्या करती थी, अपने थाल में क्या बीज रखी हुई थी और राजा के साथ साथ चलती थी, और राजा उन थाल से जो है बीजों को जो है खेतों में डालते थे। और ये जो खेत किसका था, मधुलिका का था। अब क्या होता है, वह कुमारी थी, सुंदर थी, कौशिये वसन और उसके शरीर पर इधर उधर लहराता हुआ स्वयं सुशोभित हो रहा था। वह कभी उसे संभालती और कभी अपने रुकी अलकों को। कृषक बालिका के शुभ्र पाल और श्रम कणों की कमी न थी। वे सब बैनौरने से गूंज जा रहे थे, किंतु महाराज को बीज देने में उसकी शिथिलता नहीं थी। ये जो मधुलिका थी बहुत ही कैसी थी, सुंदर थी और कुमारी, मतलब बहुत अच्छे तरीके से वो जो है लड़की थी और बहुत ही क्या थी, सुंदर थी। तो ये जो मधुलिका है वो क्या कर रही थी, राजा के साथ साथ चल रही थी। और ये जो राजकुमार हैं जो कि अरुण, मगध का राजकुमार, वो किसको देख रहे थे, मधुलिका को जो है देख रहे थे। सब लोग महाराज का हल चलाना देख रहे थे विस्मय से, कौतूहल से। और अरुण देख रहा था कृषक कुमारी बालिका मधुलिका को। ओह कितना भोला सौंदर्य, कितना चितवन। सारे जो लोग हैं किसको देख रहे थे, महाराज को देख रहे थे, लेकिन ये जो राजकुमार अरुण है वो किसको देख रहे थे, मधुलिका को देख रहे थे, और बोल रहे थे कि कितनी सुंदर कन्या है, कितनी अच्छी ये जो है लड़की है, ऐसा करके। फिर क्या होता है, उत्सव का प्रधान कृत्य समाप्त हो गया। महाराज ने मधुलिका के खेत को पुरस्कृत किया, थाल में कुछ स्वर्ण मुद्राएं। अब पूरा जो कार्यक्रम है, पूरा जो उत्सव है वो क्या होता है, संपन्न होता है। महाराज जो है हल चला लेते हैं पूरे उसके खेत में, और
जो बीज हैं वो बो देते हैं। तो ये जो उत्सव है समाप्त हो जाता है। तो महाराज क्या करते हैं, उस मधुलिका को, जिसका खेत था, उसको क्या देते हैं, पुरस्कार में स्वर्ण मुद्राएं, उसके थाल में जो है स्वर्ण मुद्रा देते हैं। वह राजकीय अनुग्रह था, मतलब उसको जो है क्या बोला जाता था, राजकीय अनुग्रह, उसको जो है राजा का पुरस्कार बोला जाता था। मधुलिका ने थारी सिर से लगा ली, किंतु साथ ही उनके स्वर्ण मुद्राओं को महाराज पर न्यौछावर करके बिखेर दिया। अब मधुलिका को जैसे ही क्या दिया जाता है, स्वर्ण मुद्राएं दिया जाता है, तो सबसे पहले वो उसको जो है अपने माथे से लगाती है और बाद में उन सारे स्वर्ण मुद्राओं को जो है महाराज पर बिखेर देती है। अब मधुलिका की उस समय की ऊर्जस्व मूर्ति लोग आश्चर्यचकित से देखने लगे। अब जैसे ही सारे स्वर्ण मुद्राओं को मधुलिका जो है बिखेर देती है, तो सारे जो लोग हैं वो आश्चर्य से देखने लगते हैं इस दृश्य को। महाराज की भ्रिकुटी पर भी जड़ा चढ़ी तो मधुलिका ने सविनय कहा, देव, यह मेरे पितृ पितामहों की भूमि है, इसे बेचना अपराध है, इसलिए मूल्य स्वीकार करना मेरी सामर्थ्य के बाहर है। महाराज जी के बोलने से पहले ही वृद्ध मंत्री ने तीखे स्वर में कहा, अबोध, क्या बक रही हो। मधुलिका ऐसा क्यों करती है, तो जब ऐसा वो जो है सारे स्वर्ण मुद्राओं को जो है बिखेर देती है, तो महाराज जो है क्रोधित हो उठते हैं। और तब मधुलिका क्या बोलती है महाराज जी को कि ये जो है मेरे पितरों की जो है भूमि है और मैं इसको जो है बेच नहीं सकती, इसलिए मैं इसका मूल्य स्वीकार नहीं करती। ऐसा करके जो है महाराज के सामने अपनी जो बात है वो रखती है। तो जो महाराज के जो मंत्री होते हैं, जो उनके वृद्ध मंत्री हैं, वो जो है उनको बोलते हैं कि अबोध, क्या बक रही हो, मतलब क्या बोल रही हो ऐसा करके। राजकीय अनुग्रह का तिरस्कार, तेरी भूमि का चौगुना मूल्य है, फिर कौशल का तो ये निश्चित राष्ट्रीय नियम है। आज तू तो राजकीय रक्षण पाने की अधिकारिणी हुई, इस ढंग से अपना सुखी जीवन बना। मतलब उस वृद्ध जो मंत्री रहते हैं, राजा के मंत्री, उनको समझाते हैं, किसको समझाते हैं, मधुलिका को समझाते हैं कि तुम जो है राजा के जो राजकीय पुरस्कार है उसको क्या कर रहे हो, उसका तिरस्कार कर रहे हो, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। और तुमको जो है अपनी भूमि से चौगुना जो राशि है, जो मूल्य है, वो दिया गया है। मतलब यहाँ पर क्या होता था, इस उत्सव में जिसकी भूमि होती थी उसको जो है क्या किया जाता था, उस भूमि का जितना उसका मूल्य होता था उससे चौगुना मूल्य उस व्यक्ति को, उस भूमि के मालिक को दिया जाता था। तो मधुलिका को भी चौगुना मूल्य दिया गया था, लेकिन मधुलिका ने इसको क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया, मुझको नहीं चाहिए ऐसा करके। तो सब लोग उसको समझाते हैं कि तुम उसको इस ढंग से अपना जीवन जो है सुखी बनाओ और इसका तिरस्कार ना करो ऐसा करके। आई होप सारी जो चीज़ें हैं अच्छे से समझ में आ रही होगी। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजकीय रक्षण की अधिकारिणी तो सारी प्रजा है मित्रवर, महाराज को भूमि समर्पण करने में मेरा कोई विरोध न था और ना है, किंतु मूल्य स्वीकार करना असंभव है। मधुलिका उत्तेजित हो उठी। मधुलिका जो है फिर बोलती है राजा से कि मैं जो है इसको स्वीकार नहीं कर सकती, ये जो है मेरे पितरों की भूमि है, तो मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकती, और ये जो भूमि है मैं आपको दे रही हूँ, ऐसा करके जो है खुशी खुशी इसको बोल देती है। महाराज के संकेत करने पर मंत्री ने कहा, देव, वाराणसी युद्ध के अत्यंत वीर सिंह मित्र की एकमात्र कन्या है। महाराज चौंक उठे। सिंह मित्र की कन्या, जिसने मगध के सामने कौशल की लाज रखी थी, उस वीर की मधुलिका कन्या है। अब उनके जो वृद्ध जो मंत्री रहते हैं, मंत्री जो राजा के मंत्री रहते हैं, वो राजा को बताते हैं कि ये जो मधुलिका है वो हमारे सिंह मित्र की क्या है, कन्या है। मतलब एक जो वीर योद्धा थे, इनके सिपाही थे, राजा के सैनिक थे, उनके बेटी है मधुलिका, ऐसा करके जो है राजा को बताते हैं। तो राजा जो है चकित हो जाते हैं कि अरे ये तो सिंह मित्र की कन्या है ऐसा करके। हाँ देव, मंत्री ने सविनय कहा, मतलब उनको बताते हैं कि ये जो है सिंह मित्र की बेटी है, कन्या ऐसा करके। इस उत्सव के परंपरागत नियम क्या है मित्रवर, महाराज ने पूछे। अब महाराज बोलते हैं कि ये जो उत्सव है उसके क्या नियम है, बताओ इसको ऐसा करके। देव, नियम तो बहुत साधारण है। किसी भी अच्छी भूमि को इस उत्सव के लिए चुनकर नियमानुसार पुरस्कार स्वरूप उसका मूल्य दे दिया जाता है, वह भी अत्यंत अनुग्रहपूर्ण, अर्थात भूमि संपत्ति का चौगुना मूल्य उसे मिलता है। उस खेती को वही व्यक्ति वर्ष भर देखता है, वह राजा का खेत कहा जाता है। अब ये जो नियम है इस उत्सव का, उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है और इसको आपको अच्छे से समझना है। ये जो है परीक्षाओं में आपके पूछे जाते हैं। तो क्या होता है, जब भी वो जो उत्सव मनाया जाता था तो उसके लिए एक व्यक्ति की क्या किया जाता था, एक व्यक्ति का खेत जो है चुना जाता था। तो इस वर्ष जो है किसका खेत चुना गया था, मधुलिका का खेत चुना गया था। तो यहाँ पर क्या होता है, जब भी एक उस भूमि में उस उत्सव के लिए भूमि चुना जाता है तो उसको जो है उस व्यक्ति को उस भूमि का चौगुना मूल्य दे दिया जाता है। व्यक्ति खेती स्वयं करता है, लेकिन वो जो है किसका खेत कहा जाता है, राजा का खेत कहा जाता है। मतलब सिर्फ राजा का खेत कहा जाता है, लेकिन पूरी जो खेती है वो सिर्फ वही व्यक्ति करता रहता है जो उसका क्या होता है, मालिक होता है, और बदले में उसको जो है चौगुना मूल्य जो है खेती के लिए, उस खेत के लिए दे दिया जाता है। तो ये था
चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराज को विचार संघर्ष के विश्राम की अत्यंत आवश्यकता थी। महाराज चुप रहे। जयघोष के साथ सभा विसर्जित हुई। सब अपने अपने शिविरों में चले, किंतु मधुलिका को उस उत्सव की किसी ने न देखा। वह अपने क्षेत्र की सीमा पर विशाल मधुक वृक्ष के चिकने पत्तों की छाया में अनमनी सी चुपचाप बैठी रही। अब महाराज जो है बहुत थक गए थे, तो जो है जाना चाहते थे, तो कुछ भी नहीं बोलते। अब फिर से जय घोष होता है। महाराज जो है अपने जो महल है उसमें चले जाते हैं। और ये जो मधुलिका है वो क्या करती है, अपने जो खेत है उसमें एक मधु वृक्ष होता है, उसके नीचे जाकर के चुपचाप जो है बैठ जाती है। अब क्या होता है, रात्रि का उत्सव विश्राम ले रहा था। राजकुमार अरुण उसमें सम्मिलित नहीं हुआ। वह अपने विश्राम भाव में जागरण कर रहा था। आंखों में नींद न थी। प्राची में जैसी गुलाल खिल रही थी, वही रंगों की उसकी आंखों में था। ये जो सारी जो कार्य प्रोग्राम है, जो उत्सव है, वो समाप्त हो जाता है। अब क्या होता है, ये जो राजकुमार अरुण रहता है वो वहां पर जो है अपने शयन कक्ष में रहते हैं, लेकिन उसको जो है नींद नहीं आता। और वो जो है किसको याद करते रहते हैं, मधुलिका को वो जो है याद करते रहते हैं। सामने देखा तो मुंडेर पर कपोती एक पैर पर खड़ी पंख फैलाए अड़गड़ाई ले रही थी। अरुण उठ खड़ा हुआ। द्वार पर सुसज्जित अश्व था। वह देखते देखते नगर तुरंत पर जा पहुंचा। रक्षकगण ऊँघ रहे थे। अश्वों के पैर के शब्दों पर चौंक उठे। अब इसको जो अरुण है उसको नींद नहीं आ रहा था, तो ये क्या करता है, उस नगर को घूमने के लिए वो जो है निकल पड़ता है। उसके सामने क्या था, एक घोड़ा था, तो उसी पर बैठ करके जो है नगर घूमने के लिए निकल पड़ता है। और वो जो है क्या करता है, घूमने चला जाता है। युवक कुमार तीर से निकल गया। सिंधु देश का तुरंत प्रभाव के पवन से पुलकित हो रहा था। घूमता घूमता अरुण उसी मधुक वृक्ष के नीचे पहुंचा जहां मधुलिका अपने हाथ पर सिर धरे हुए खिन्न निद्रा का सुख ले रही थी। अब ये जो है घूमते घूमते कहाँ पहुंच जाता है, उस पेड़ के नीचे पहुंच जाता है जहां पर मधुलिका जो है बैठी हुई थी और वो जो है आराम कर रही थी। अब क्या होता है, अरुण ने देखा एक छिन्न माधवी लता वृक्ष की शाखा से च्युत होकर के पड़ी है और सुमन मुकुलित भ्रमर निष्पन्द थे। अरुण ने अपने अश्व के मौन रहने का संकेत दिया उस सुषमा को देखने के लिए, परंतु कोकिला बोल उठी। अब जैसे ही अरुण उस मधुलिका के पास जाते हैं अपने घोड़े पर बैठ करके, तो जो है अपने घोड़े को जो है शांत कर दे, वहीं पर जो है उतर जाते हैं और किसको, चुपचाप वो जो है मधुलिका को देखने लगते हैं। अब क्या होता है, जैसे उसने अरुण से प्रश्न किया, छी तुम कुमारी के सोए हुए सौंदर्य की दृष्टिपात करने का दृष्ट, तुम कौन? मधुलिका की आंखें खुल पड़ी। उसने देखा एक अपरिचित युवक। वह संकोच से उठी, भद्रे तुम न केवल उत्सव के संचालिका रही हो। अब जैसे ही ये जो अरुण है चुपचाप किसको देख रहे होते हैं, मधुलिका को देख रहे होते हैं, तभी एक जो कोयल है वो आवाज कर देती है। तो कोयल की आवाज से जो सो रही जो मधुलिका है वो उठ पड़ती है। अब जैसे ही उड़ती है तो उसको किसको देख लेती है, अरुण को देख लेती है। तो जो है आश्चर्य में पड़ जाती है और पूछती है कि तुम कौन हो, ऐसा करके। उत्सव, हाँ उत्सव ही तो था, कल उस सम्मान। क्या आपको कल का स्वप्न सता रहा है भद्र? आप आज मुझे इस अवस्था में संतुष्ट न रहने देंगे। मेरा हृदय तुम्हारी उस छवि का भक्त बन गया है देवी। मेरे उस अनुभव का, मेरी विडंबना का, आह कितना निर्दय है। अपरिचित क्षमा करो, जाओ अपने मार्ग। अब इनके बीच क्या होता है, बातचीत होता है कि तुम जो है, तुमको मैंने जो है कल उत्सव में देखा था, ऐसा करके जो राजकुमार अरुण है वो मधुलिका को बोलते हैं। और मैं तुम पर क्या हो गया हूँ, मुग्ध हो गया हूँ, मतलब तुमसे प्रेम करने लगा हूँ, ऐसा करके जो अरुण है वो मधुलिका को बोलते हैं। तो मधुलिका बोलती है कि चले जाओ यहाँ से, ऐसा करके। सरलता की देवी, मैं मगध का राजकुमार तुम्हारे अनुग्रह का प्रार्थी हूँ। मेरे हृदय की भावना अकुंठिति में रचना नहीं जानती उसे अपनी। राजकुमार, मैं कृषक बालिका, आप नंदन बिहारी और पृथ्वी में परिश्रम करके जीने वाली। आज मेरी भूमि, स्नेह की भूमि पर मेरा अधिकार छीन गया है। मैं दुख में विफल हो रही हूँ, मेरा उपहास ना करो। राजकुमार उनको बताते हैं कि मैं जो है मगध का राजकुमार हूँ, ऐसा करके, और मैं तुमसे जो है प्रेम करता हूँ, तुम्हारे से शादी करना चाहता हूँ, ऐसा करके जो है मधुलिका को बताते हैं। तो मधुलिका क्या बोलती है कि मैं जो है एक सामान्य कृषक बालिका हूँ, आप जो है राजकुमार हैं, तो हमारा आपका जो है बहुत बड़ा क्या है, अंतर है। और आज जो है मेरी जो कृषि भूमि है वो ले ली गई है, तो मुझको जो है बहुत दुख हो रहा है, तो आप यहाँ से चले जाओ, ऐसा करके जो है मधुलिका जो है अरुण को बोल देती है। मैं कौशल नरेश से तुम्हारी भूमि दिला दूंगा। नहीं, वह कौशल का राष्ट्रीय नियम है, उसे बदलना नहीं चाहती, चाहे उससे मुझे कितना ही दुख हो। तब तुम्हारा रहस्य क्या? तो जो अरुण है वो बोलते हैं कि मैं जो है राजा से बात करके जो तुम्हारी जमीन है, तुमको भूमि है, दिलवा दूंगा, ऐसा करके। तब मधुलिका बोलती है कि नहीं, मैं इस कौशल के जो राष्ट्रीय नियम है उसको बदलना नहीं चाहती, ऐसा करके जो है बोल देती है। इस तरह इनके बीच क्या होता है, बातचीत होता है। अब क्या होता है, यह रहस्य मानव हृदय का है, मेरा नहीं। राजकुमार, नियमों को यदि मानव हृदय बाध्य होता तो आज मगध के राजकुमार का हृदय किसी राजकुमारी की ओर न खींच करके कृषक बालिका का अपमान करने के ना आता। मधुलिका उठ खड़ी हुई। अब इनके बीच बातचीत होता है और इनके जो है समझा रहे होते हैं कि अरुण जो है बोलता है कि मैं जो है तुमको उस भूमि को दिलवा दूंगा राजा से बात करके, ऐसा करके। तो
मधुलिका बोलती है कि नहीं, मुझको नहीं चाहिए ऐसा करके। तो फिर राजकुमार अरुण बोलते हैं उनको कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और मैं तुम्हारी ओर खींचा चला आ गया ऐसा करके। तो उनके बीच जो है बोलता है कि आप यहाँ से चले जाओ ऐसा करके। वो जो मधुलिका है वो उठ खड़ी होती है। चोट खाकर राजकुमार लौट पड़ा। किशोर किरणों से उनका रत्न किरीट चमक गया। अश्ववेग से चला जा रहा था और मधुलिका निष्ठुर प्रहार करके स्वयं आहत न हुई। उसके हृदय की टीस न होने लगी। वह सजल नेत्रों से उड़ती हुई धूल देखने लगे। अब इनके बीच जो है बातें होती है। उसके बाद जो राजकुमार अरुण है वो अपने घोड़े पर बैठ करके चले जाते हैं और मधुलिका जो है चुपचाप उसको जाते हुए देखती रहती है। फिर क्या होता है, मधुलिका ने राजा का प्रतिवादन अनुग्रह नहीं लिया। वह दूसरे के कौतुक में काम करने लगी और चौथे पर रूखी सूखी खाकर पड़ी रहती। मधु वृक्ष के नीचे छोटी सी पर्ण कुटीर थी। सूखे डंठलों से उसकी दीवार बनी। मधुलिका का वह आश्रम था। कठोर परिश्रम से जो रूखा सूखा अन्न मिलता वही उसकी सांसों के बढ़ाने के लिए पर्याप्त था। दुबली होने के कारण उसके अंग की तपस्या की कांति थी। आसपास के कृषक उसका आदर करते थे। वह एक आदर्श बालिका थी। दिन सप्ताह महीने और वर्ष बीतने लगे। अब क्या होता है, मधुलिका जो है दूसरे के खेतों में जाकर के काम करती थी, अपने जीवन यापन वो जो है करती थी और आसपास के जितने भी किसान थे उसका क्या करते थे, सम्मान करते थे और बोलते थे कि ये जो है बहुत आदर्श लड़की है, अच्छी लड़की है ऐसा करके। इस तरह जो दिन है, वर्ष है, महीने हैं वो बीतने लगते हैं। आई होप आपको इतने जो चीजें हैं वो समझ में आ रही होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। शीतकाल की रजनी, मेघों से भरा आकाश जिसमें बिजली की दौड़ धूम। मधुलिका का छाटन टपक रहा था। ओढ़ने की कमी। वह ठिठुरन एक कोने में बैठी। मधुलिका अपने अभाव का आज बड़ा सोच रही थी। जीवन के सामंजस्य बनाए रखने वाले उपकरण तो सीधा सीमा निर्धारित करते हैं, परंतु उसकी आवश्यकता और कल्पना भावनाओं के साथ साथ बढ़ती करती जा रही थी। अब क्या होता है, शीतकाल मतलब ठंड का जो है मौसम रहता है और पूरे जो बादल हैं वो कैसे हो गए थे, काले हो गए थे। काले बादलों से जो है ढक गए थे और बहुत ज्यादा जो है बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी और मधुलिका जो है बहुत ठंड से जो है ठिठुर रही थी और वो जो है अपने पुराने जो दिन है उसको जो है याद करते हुए जो है दुखी हो रही थी। आज बहुत दिनों बाद उसे बीती हुई बातें स्मरण हुई। 2 नहीं 3 वर्ष हुए इस मधुक के नीचे प्रभात तरुण राजकुमार ने क्या कहा था। अब उसको जो है तीन साल जो है बीत पड़ते हैं और उसको जो 3 साल पहले जो बातें हुई थी वो जो है याद आने लगती है। कौन किसको याद करता है, वो जो है राजकुमार जो अरुण है उनको याद करते हैं। वह अपने हृदय से पूछने लगी, उन चाटुकारी शब्दों को सुनने के लिए उत्सुक थी। वह पूछने लगी, क्या कहा था। दुख दग्धा हृदय में उस स्वप्न सी बात का स्मरण रख रहा था और स्मरण होते ही तो कष्टों की भी इसी काली निशा में वह कहने का साहस करता, हाय रे विडम्बना। वो जो है 3 साल पहले जब अरुण उसके पास आया था तब वो जो है उनको क्या कर देती है, वहां से जाने के लिए बोल देती है। लेकिन आज मधुलिका जो है उसी अरुण को जो है याद करते हुए दुखी हो रही थी। आज मधुलिका बीते हुए क्षणों को लौट जाने के लिए विफल थी। दारिद्र्य कठोर और उस विथिक और अधीन कर रहा था। मगध का प्रसादा माला के वैभव का काल्पनिक चित्र उनके सूखे डंडलों के रंध्र नम्र और बिजली की आलोक से नाचता हुआ दिखाई देने लगा। खिलाड़ी शिशु जैसे श्रावण की संध्या में जुगनू को पकड़ने के लिए हाथ लपकता है, वैसे ही मधुलिका के मन ही मन कह रही थी। अब वो जो है सोचने लगती है कि यदि मैं जो है उस समय अरुण के साथ जो मगध के जो राजकुमार थे अरुण, उनके साथ चली जाती तो आज मेरी स्थिति ऐसी नहीं होती। ऐसा करके जो है दुखी हो रही थी। मैं जो है अच्छे से रानी बन करके उसके साथ रहती, ऐसा करके जो है सोच रही थी और मन ही मन ये जो सारी चीजें हैं वो कह रही थी। वह अभी निकल गया। वर्षा ने भीषण रूप धारण किया। गड़बड़ाहट बढ़ने लगी। ओढ़े पड़ने की संभावना। मधुलिका ने अपनी जर्जर झोपड़ी के लिए कांप उठी। सहसा बाहर से कुछ शब्द हुआ और बहुत अधिक क्या हो रहा था, बारिश हो रहा था और ओले भी गिरने चालू हो गए और बहुत अधिक क्या थी, ठंड थी। और ये जो है उसी अपने घर के अंदर जो है बैठी ये सारी जो बातें हैं वो सोच रही थी। कौन, मधुलिका। अब क्या होता है, अचानक से उसको जो है बाहर से कुछ आवाज जो है सुनाई पड़ता है। कौन है यहाँ, पथिक को आश्रय चाहिए। मधुलिका ने डंठलों का कपाट खोल दिया। बिजली चमक उठी। उसने देखा एक पुरुष घोड़े पर की डोर पकड़े खड़ा है। सहसा वह चिल्ला उठी, राजकुमार। अब बहुत अधिक बारिश हो रहा था। अचानक उसको जो है आवाज आता है खटखटाने का दरवाजा। तो वो जो है पूछती है कौन है ऐसा करके। तो यहाँ पर जैसे ही वो जो है दरवाजा खोलती है तो किसको देखती है, राजकुमार अरुण को देखती है, जो 3 साल बाद फिर से उसके पास जो है आया रहता है अपने घोड़े पर बैठ करके। फिर क्या होता है, मधुलिका, आश्चर्य से युवक ने कहा। मधुलिका ऐसा करके उनको जो है एकदम आश्चर्य में पूछती है। एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। मधुलिका ने अपनी कल्पना को साहस प्रत्यक्ष रूप में देखकर चकित हो गई। इतने दिनों बाद आज फिर। अब अभी वो जो है किसके बारे में सोच रही थी, अरुण के बारे में सोच रही थी। और जैसे ही दरवाजा खोलती है किसको देखती है, वो जो है अरुण को देखती है। तो क्या होता है कि वो जो है देखते जैसे उसको देखती है बहुत ही आश्चर्य में पड़ जाती है और उसको पूछती है कि राजकुमार आप यहाँ पर कैसे आ गए ऐसा करके। अरुण ने कहा, कितना समझाया मैंने परंतु। अब अरुण बोलता है कि मैंने तुमको 3 साल पहले समझाया था कि मेरे साथ चलो, ब्याह करेंगे हम जो है, लेकिन तुम नहीं माने ऐसा करके उनको बोलने लगती है।
मधुलिका अपनी दयनीय अवस्था पर संकेत करने देना नहीं चाहती तो उसने कहा, और आपका क्या दशा है? अब मधुलिका पूछती है, कैसे हो आप, ऐसा करके राजकुमार अरुण को। सिर झुकाकर अरुण ने कहा, मैं मगध का विद्रोही निर्वासित कौशल की जीवन का ढूंढने आया हूँ। मधुलिका उस अंधकार में हंस पड़ी। अब अरुण बताते हैं कि मुझको जो है अपने राज्य से जो है बाहर निकाल दिया गया है, मुझको जो है देशद्रोही बना करके अपने राज्य से बाहर निकाल दिया गया है, ऐसा करके जो है बताता है। और मैं जो है कौशल मतलब तुम्हारे जो राज्य है उसमें जीविका ढूंढने के लिए आया हूँ, ऐसा करके। तो ये सारी जो बातें सुन करके जो मधुलिका है वो हंस पड़ती है। मगध के विद्रोही राजकुमार का स्वागत करिए अनाथिक कृषक बालिका, यह भी एक विनम्र है, तो मैं स्वागत के लिए प्रस्तुत हूँ। अब जैसे वो बताती है कि मैं जो है मेरे राज्य से मुझको बाहर निकाल दिया गया है, ऐसा करके, तो जो मधुलिका है उसका क्या करती है, स्वागत करती है, मेरे राज्य में आपका स्वागत है, ऐसा करके उनको बोलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शीतकाल की निष्पद्ध रंजनी, कोहरे से चांदनी हाड़ कपा देने वाला समीर, तो अरुण और मधुलिका पहाड़ के गवाह पर द्वार पर वट वृक्ष के नीचे बैठे हुए बातें कर रहे थे। ये जो है वट वृक्ष जो वट जो वृक्ष होता है बरगद, उसको बोला जाता है वट वृक्ष है। तो उसके पेड़ के नीचे जो है बैठे हुए थे। बहुत अधिक बारिश हो रही थी, साथ ही साथ ठंड का भी माहौल था और हवा भी बहुत अधिक चल रही थी। हवा ऐसी चल रही थी कि वो जो है पूरे शरीर को हिला दे। तो मधुलिका की वाणी में उत्साह था, परंतु अरुण अत्यंत सावधान होकर के बोलता था। मधुलिका जो है उसको देख करके बहुत खुश हो गई, लेकिन अरुण बहुत क्या था, सावधान था। मधुलिका ने पूछा, जब तुम इतनी विपन्नता में अवस्था में हो तो फिर इतने सैनिक रखने की क्या आवश्यकता? अब मधुलिका उसको पूछती है कि राजकुमार जी, आप जो है आपको तो बाहर निकाल दिया गया है आपके राज्य से, तो आप जो है इतने सारे जो सैनिक हैं उसको साथ में क्यों रख रहे हो? मतलब उसके साथ अरुण के साथ जो है बहुत सारे सैनिक भी उसके साथ में आए हुए थे। मधुलिका, बाहुबल तो वीरों की आजीविका है, तो मेरे जीवन मरण के साथ ही भला इन्हें कैसे छोड़ देता और करता ही क्या? तो राजकुमार बोलते हैं कि ये जो है मेरे रक्षक हैं, मेरे सैनिक हैं, और इनको जो है मैं साथ में लेकर के चलता हूँ, ये सब मेरे जीवन मरण के साथी, ऐसा करके उनको समझाते हैं। फिर क्या होता है, क्यों हम लोग परिश्रम से कमाते हैं खाते हैं और तुम, फिर क्या बोलता है कि हम लोग जो है बहुत मेहनत करके कमाते हैं और आप जो है ऐसा करके उनको रोक देती है। भूल ना करो, मैंने अपने बाहुबल पर भरोसा करता हूँ, नए राज्य की स्थापना कर सकता हूँ, निराश क्यों हो जाऊँ? अरुण के शब्दों में कंपन था, वह जैसे कुछ करना चाहता था पर कह ना पाता था। तो अरुण बोल रहा है कि मैं जो है बहुत ही क्या हूँ, शक्तिशाली हूँ और नए राज्य की स्थापना भी कर सकता हूँ, ऐसा करके जो है मधुलिका को बताते हैं। नवीन राज्य, ओहो, तुम्हारा उत्साह तो कम नहीं, भला कैसे, कोई ढंग बताओ तो मैं भी कल्पना का आनंद ले लूँ। तो मधुलिका उससे पूछती कि तुम जो है नए राज्य की स्थापना कैसे कर सकते हो, मुझको बताओ, ऐसा करके। कल्पना का आनंद नहीं मधुलिका, मैं तुम्हें राजा रानी के समान सिंहासन पर बिठाऊंगा, तुम अपने छीने हुए खेत की चिंता करके भयभीत हो। तो राजकुमार अरुण बोलते हैं कि मैं तुमको जो है रानी बना करके रखना चाहता हूँ, तुम्हें सिंहासन पर बिठाऊंगा, ऐसा करके। एक क्षण सरल मधुलिका के मन में प्रमाद का अधड़ बहने लगा, द्वंद्व मच गया। उसने सहसा कहा, आह, मैं सचमुच आज तक तुम्हारी प्रतीक्षा करती थी राजकुमार। तो जैसे ही राजकुमार अरुण बोलते हैं मधुलिका को कि मैं तुमको जो है रानी बना करके रखूंगा, तुमको जो है रानी बना करके सिंहासन पर बैठाऊंगा, ऐसा करके, तो जो मधुलिका है वो बहुत क्या हो जाती है, खुश हो जाती है। और वो जो है अरुण को बोलती है कि मैंने तुम्हारा जो है बहुत इंतजार किया है राजकुमार, ऐसा करके जो है बोलती है। अरुण ठिठाई से उसके हाथों में दबा करके बोला, तो मेरा भ्रम था, तुम सचमुच उससे प्यार करती है। तो अरुण उससे पूछता है कि क्या तुम उससे प्रेम करती हो, ऐसा करके। अब उनके हाथों को जो है पकड़ लेते हैं कौन, राजकुमार अरुण, और उनसे पूछते हैं कि क्या तुम मुझको प्यार करती हो, ऐसा करके। युवती का वृक्ष स्थल फूट पड़ा, वह हाँ भी ना कर सकती थी और ना भी। तो जैसे ही पूछते हैं तो जो मधुलिका है एकदम क्या हो जाती है, चुप हो जाती है। वो जो है हाँ भी नहीं बोलती थी और ना भी नहीं बोलती है। अरुण उसकी अवस्था का अनुमान लगा लेता है, मतलब अरुण समझ जाता है कि ये जो मुझसे प्रेम करती है, ऐसा करके। कुशल मनुष्य के समान उसके अवसर को हाथ न जाने दिया, तुरंत बोल उठा, तुम्हारी इच्छा हो तो प्राण के पण लगाकर मैं तुम्हें ली कौशल सिंहासन पर बिठा दूं। तब अरुण जो है बहुत क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। वो जो उनको पता चल जाता है कि ये भी मुझसे क्या करती है, प्रेम करती है, ऐसा करके। तो अरुण जो है बहुत क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि मैं तुमको जो है कौशल के सिंहासन पर बिठा दूंगा, मतलब तुम्हें रानी बना दूंगा, ऐसा करके। मधुलिका, अरुण का खड़ का आतंक देखोगी। मधुलिका एक बार कांप उठी, वह कहना चाहती थी नहीं, किंतु मुंह से निकला क्या। तो अरुण बोलता है, क्या तुम मेरा पराक्रम देखना चाहोगी क्या, ऐसा करके जो है उसको बोलता है। सत्य मधुलिका, कौशल नरेश तुम्हारे लिए चिंतित है, यह तो जानता हूँ। तुम्हारी साधारण सी प्रार्थना स्वीकार न करेंगे और मुझे भी तो विदित कौशल की सेनापति आज सैनिकों के साथ पहाड़ी की दस्युओं में दमन करने के लिए बहुत दूर चले गए हैं। अब इनको जो है ये क्या थे, कौशल के जो सेनापति जो लोग थे वो इस अरुण को पकड़ने के लिए जो है घूम रहे थे, और अरुण जो है यहाँ पर आकर के छिपा हुआ था, किसके पास, मधुलिका के पास। तो जो कौशल है वहाँ के जो सेना हैं, जो सैनिक हैं, वो किसको ढूंढ रहे थे, अरुण को ढूंढ रहे थे। अरुण को क्यों ढूंढ रहे थे, क्योंकि मगध और कौशल एक दूसरे के क्या थे, दुश्मन थे। और ये जो है दुश्मन पड़ोसी देश का जो
व्यक्ति है अरुण, वो यहाँ पर आके छुपा हुआ था। तो सारे जो इस राज्य के जो कौशल के जो लोग हैं, जो सैनिक हैं, जो सेनापति हैं, वो किसको ढूंढ रहे थे? इस अरुण को ढूंढ रहे थे। तो अरुण क्या बोलता है कि मैं तुमको जो है, अब मैं जो है कौशल इस राज्य पर क्या करूंगा, आक्रमण करूंगा, ऐसा करके जो है बोलते हैं। मधुलिका की आंखों के आगे बिजलियां हंसने लगी। दारुण भाव से उसका मस्तक चिंतित हो उठा। अरुण ने कहा, तुम बोलती नहीं हो, जो कहोगी वह करूंगी, मंत्रमुग्ध सी मधुलिका ने कहा। मतलब अब अरुण उनको समझाते हैं कि क्या तुम जो है राजा से बात कर सकती हो क्या, ऐसा करके उनको पूछती है। तो मधुलिका जो है बोलती है कि तुम जो भी बोलोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, मैं जो है राजा के पास जाऊंगी और जो बातें आप बताओगे वो उसको बता दूंगी, ऐसा करके जो है बोलती है। तो ये था आज का हमारा पार्ट 1 जो कि पुरस्कार पार्ट से है। ये जो है पार्ट 2 2 पार्ट में आएगा ये जो है वीडियो है, क्योंकि पार्ट जो है लंबा है तो इसको हम 2 पार्ट में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, और मैं आशा करता हूँ कि पूरा जो वीडियो है, ये जो चीज़ें हैं आपको समझ में आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर देना है। और पार्ट 2 बहुत जल्द इसमें हम लाने वाले हैं, तो पार्ट 2 आपको देखना है, ताकि पूरा जो पार्ट है वो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, और कमेंट में बता सकते हैं कि जो पार्ट है आपको कैसा लगा। मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।